श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र बीती 24 फरवरी से शुरू हो चुका है। 3 मार्च यानी सोमवार को राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। श्रोताओं, बजट क्या होता है, इसके महत्वपूर्ण तत्व क्या होते हैं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वित्तीय विशेषज्ञ और नवा रायपुर स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय में फाइनेंस कंट्रोलर श्री शंकर झा। झा साहब, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। झा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि ये बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे ये सबसे पहले इसका ख्याल आया। बजट शब्द की उत्पत्ति एक फ्रेंच वर्ड है बूजेट जी। इस शब्द से उत्पत्ति हुई। बूजेट वर्ड का अर्थ होता है एक लेदर का बैग जी, चमड़े की थैली। यहाँ से शुरू हुआ। चूंकि बजट आय और व्यय का ब्यौरा होता है तो किसी भी धन को एक बैग में रखा जाता है। इस कंसेप्ट से जो है सो बजट वर्ड से जो है बजट शब्द की जो है सो चर्चाएं शुरू हुई पूरे विश्व स्तर पे जी। एक चीज और है कि जैसे आम लोग ये अखबार में तो पढ़ते हैं, केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, राज्य सरकार ने बजट पेश किया, नगर निगम भी अपना बजट पेश करते हैं जी। ये बजट होता क्या है? बजट आय व व्यय का एक आकलन है जी। आय से आशय है प्राप्तियां, रिसिप्ट जी, तथा व्यय से आशय है एक्सपेंडिचर, खर्च जी। तो यह आय और व्यय का एक आकलन है जो आगामी 12 महीनों के लिए जब हम करते हैं तो उसे बजट कहते हैं जी। 12 महीने से आशय मेरा यह है कि एक वित्तीय वर्ष जी। वित्तीय वर्ष कैलेंडर वर्ष से थोड़ा सा हट करके अलग होता है जी। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और यह अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है जी। इसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं जी। तो एक वित्तीय वर्ष के लिए सारे जितने आय आपके पास हो आ रहे हैं, प्राप्तियां आ रहे हैं और जितना आप व्यय करना चाहते हैं जी, ये सभी को संकलित अगर जानकारी कर दें तो यह बजट कहलाता है। एक चीज और है झा साहब कि जैसे जो बजट है उसका महत्व क्या होता है? किसी भी देश या हम प्रदेश के लिए बात करें तो कितना महत्वपूर्ण होता है ये बजट जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जी, क्योंकि यह बजट ही है जी जिसके आधार पे सरकार के संभावित कुल आय जी और संभावित कुल व्यय जी, इस दोनों के बीच में एक संतुलित स्थापित करना आवश्यक होता है जो बजट के माध्यम से किया जाता है जी। दूसरी बात यह है कि किसी भी सरकार के पास जी आय के स्रोत सीमित होते हैं जी, जबकि व्यय हेतु बहुत आवश्यकता उसको आ पड़ती है जी। तो आय और व्यय के बीच में एक संतुलन स्थापित करने के लिए बजट बहुत ही कारगर यंत्र के रूप में है जी। साथ ही सरकार के हर विभाग और प्रत्येक विभाग को 2 तरह के एक्सपेंडिचर करने होते हैं। राजस्व मद में व्यय करने होते हैं तथा पूंजीगत मदों में व्यय की आवश्यकता होती है। तो दोनों में संतुलन स्थापित हो सके इसके लिए बजट बहुत आवश्यक होता है। इसका क्या अंतर होता है राजस्व मद और पूंजीगत मद, यदि आप किसी आम व्यक्ति को समझाने के लिए बात करें तो? राजस्व व्यय में जैसे कि कोई भी एक संस्था है जी, जैसे एम्प्लॉई हैं जी, काम कर रहे हैं जी, उसमें टेलीफोन है, उसका बिजली का बिल है जी, तो इस सब के जितने खर्च हो, चाहे आप वेतन दीजिए, उसको मेडिकल भत्ते दीजिए, ये सारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये राजस्व एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आते। क्या इसी को ही स्थापना व्यय भी कहते हैं? इसको स्थापना व्यय भी राजस्व व्यय के अंतर्गत ही आता है जी, क्योंकि आजकल जो है सरकारें स्थापना व्यय को कम करने पे फोकस कर रही हैं कि किस तरह से उनका एस्टेब्लिशमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो। ये सही आप कह रहे हैं कि हर एक सरकार की आवश्यकता और इच्छा होती है कि हम स्थापना व्यय को कम करें जी, लेकिन आप सैलरी को कम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप अगर यात्रा कोई करता है तो चूंकि वो एयर फेयर पे डिपेंड करता है, ट्रेन के फेयर पे डिपेंड करता है, उसकी पात्रता आप इंटाइटलमेंट पे कि किस कैटेगरी का, किस श्रेणी का वो अधिकारी या कर्मचारी है जी। तो लेकिन ये आप कोशिश कर सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जी वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई नहीं हो
जी, लेकिन कुछ तो बढ़ेगा। बिल्कुल, जो मूल्य वृद्धि होता है, सालाना मूल्य वृद्धि, उसके आधार पर कुछ तो बढ़ेगा। ये तो आपने बताया कि जो राजस्व व्यय की बात। अब हम पूंजीगत व्यय की बात करें तो वो किस तरह से अलग होता है, उसमें कौन कौन से मद आते हैं? पूंजीगत व्यय में सबसे महत्वपूर्ण जो हेड ऑफ अकाउंट आते हैं, लेखा शीर्ष आते हैं, वो जब अधोसंरचना का जो आप विकास करते हैं, रोड बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, यह सबसे मेजर हेड ऑफ अकाउंट आता है। साथ ही आप मशीन और इक्विपमेंट ये सब परचेज करते हैं, तो ये भी जो है सो इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत जितना खर्च होता है वो रियली आपको टेंजिबल डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ेगा कि हमने इतना रोड बनाया, हमने इतना कॉलेज बनाए, हम इतना हॉस्पिटल्स बनाए, और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी बहुत बड़ा स्रोत होता है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। एक बहुत ही बुनियादी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब बजट पेश होता है तो उसके कई अंग होते हैं। जब वित्त मंत्री उसको प्रस्तुत कर रहे होते हैं, एक बजट स्पीच अपनी वो दे रहे होते हैं, फिर हमारे पास में जब बजट की सामग्री आती है तो वो भी हम देखते हैं कई खंड में वो विभाजित है। तो बजट के कितने अंग होते हैं या कितने तत्व होते हैं, इसके बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। बजट को ब्रॉडली आप दो भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा टोटल आय कितना होगा, प्राप्तियां कितनी होंगी, और इसी के सापेक्ष हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो ब्रॉडली हम आय और दूसरा व्यय इसमें क्लासिफाई करते हैं। सेकेंड, अब आप आ जाइए जो मेजर कैटेगरी है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आप वेतन को ले सकते हैं, भत्तों को ले सकते हैं, आपका जो रेकरिंग नेचर के जो बिल्स हैं, जैसे टेलीफोन के बिल हैं जो मंथली आपको पेमेंट करना है, बिजली के बिल हैं जो आपको मंथली पेमेंट करना है, आपका डाक का जो स्टैंपेज ये सब का खर्च है जो आपको करना ही करना है, आपको साफ सफाई ऑफिस का करना ही करना है। तो ये सब विभिन्न हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं इसमें। तो इसके तहत उसको एडजस्ट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को। मतलब जो भी खर्चे हैं, एक तो खर्चे हैं जो हो रहे हैं और फिर भविष्य में होने वाले खर्चों का भी अनुमान लगा के उनको बजट में शामिल करने की कोशिश की जाती है। इसमें शुक्ला साहब, बजट जो एक्चुअली होता है इसमें दोनों जो फिगर्स होते हैं कि एक्सपेक्टेड आय कितना होगा और एक्सपेक्टेड व्यय कितना होगा, ये अनुमानित ही होता है। और दूसरी बात यह है कि अनुमानित क्यों होता है, क्योंकि आप ये बजट की जो पूरी तैयारी करते हैं और जो बजट बनाते हैं, आप अभी देखें कि हम 25 और 26 जो फाइनेंशियल ईयर है आगामी, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो निश्चित है उसका एक्सपेंडिचर तो 1 अप्रैल से शुरू होगा, बिल्कुल, लेकिन हम तैयारी पहले कर रहे हैं तो अनुमानित ही तो होगा, एक्सपेक्टेड ही तो होगा। अच्छा, ये आपने बात की तैयारी की, तो एक और प्रश्न है कि बजट तो ठीक है पेश होता है, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? क्योंकि राज्य सरकार की जो बजट तैयार करने की प्रक्रिया हम देखते हैं कि जो वित्त मंत्री हैं वो अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ में चर्चा करते हैं। हम जब दिल्ली में देखते हैं तो वहाँ पे जो उद्योगपतियों के साथ सरकार चर्चा करती है, बाकी जो क्षेत्र हैं उनके विशेषज्ञों के साथ में सरकार चर्चा करती है, और एक जब बजट बनता है तो कुछ दिनों के लिए पूरे कर्मचारियों को एक जगह रख दिया जाता है, हलवा सेरेमनी होती है। थोड़ा सा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, बड़ी रोचक चीज है क्योंकि वो एक्चुअली बजट बनाने की प्रक्रिया जो मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन में देखा है वो अगस्त माह में शुरू हो जाता है। अच्छा, वित्त विभाग द्वारा एक बजट कार्यक्रम ये सभी विभाग को जारी किया जाता है। वो लिखित में होता है, उसमें पूरे टेबल में दिखाया गया रहता है कि हमको विभिन्न विभागों द्वारा जो उनके ऑफिस का सेटअप है, कितने पद हैं, कितने व्हीकल्स हैं, फ्यूल पे कितने खर्च हो रहे हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, ये सारी जानकारी वहां से मांगना शुरू करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्पलेट में। ये कई लेवल पे ये सब जानकारी हम लोगों को प्रत्येक विभाग को वित्त विभाग को भेजना होता है और हमको अपने प्रशासकीय विभाग के थ्रू भेजना रहता है। ये प्रक्रिया चलती है। ये चलते चलते जब जानकारी पूरा ले ली जाती है, उसके बाद एक फॉर्मेट ऐसा आता है जिसमें वित्त विभाग हमसे पूछता है कि उसमें लास्ट ईयर का जो एक्सपेंडिचर दिया रहता है कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। इसके बाद अभी जो करेंट फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी 24-25 जो है करेंट फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन हम बजट बनाने की तैयारी 25 और 26 के लिए कर रहे हैं। तो अभी जो है सो कुछ महीनों का
अभी आपको कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, आगामी 3-4 महीने में कितना आप एक्सपेंडिचर करेंगे। तो टोटल जो है सो कितना एक्सपेंडिचर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक होगा जी। और फिर इसी के आधार पे आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का कितना बजट प्रस्ताव करना चाहते हैं जी। तो ये सारी जानकारी हमको वित्त विभाग को सबमिट करना होता है जी। इसके बाद शुरू होता है चर्चाओं का दौर जी। तो 3 स्तर त्रिस्तरीय चर्चा होती है वित्त विभाग द्वारा जी। पहली चर्चा जो होती है उसका नाम है विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारियों की चर्चा वित्त विभाग के अधिकारी के साथ जी। दूसरी चर्चा का लेवल होता है सचिव स्तरीय अधिकारियों की वित्त सचिव के चर्चा उनके साथ जी। और तीसरा जो फाइनल स्टेज ऑफ डिस्कशन होता है बजट से रिलेटेड वो माननीय मंत्री स्तरीय चर्चा होती है जैसे विभाग के मंत्री महोदय वित्त मंत्री महोदय के साथ इंटरएक्ट करते हैं जी। तो इस त्रिस्तरीय जो चर्चा होती है इससे जो है सो करीब करीब बजट का पूरा स्वरूप जो है सो फाइनल किया जाता है। एक बात और है, ये शब्द बार बार आता है जब बजट पेश होता है, अगले दिन अखबारों में आदमी पढ़ता है उसे कि इतनी राशि के घाटे का बजट। तो ये बजट घाटा क्या होता है? और ये माना जाता है कि विकासशील जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें घाटे का बजट अच्छा माना जाता है। ये थोड़ा हमें आसान तरीके से हमारे श्रोताओं को बताएं। बजट घाटा आप मोटे तौर पे यह कह सकते हैं एकदम लेमैन की भाषा में कि हमारी जितनी आय है जी, मान लीजिए कि हमारा 100 करोड़ का आय है जी, लेकिन हम व्यय 100 करोड़ से ज्यादा कर रहे हैं जी, 120 करोड़ कर रहे हैं जी, तो 20 करोड़ हमारा जो है सो बजट घाटा हो गया जी। कोशिश ये होनी चाहिए, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि हम बजट घाटा नहीं करें जी, हमारी जितनी आय हो रही है उतनी ही हम एक्सपेंडिचर करें जी। लेकिन अभी आप देखेंगे पिछले कुछ दशकों से जी यह आइडियल सिचुएशन हो नहीं पाता है जी, चूंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सरकार को बहुत करने होते हैं जी। तो अभी यूजुअल पैटर्न ये हो गया है कि जितना हमारे आय का स्रोत से आय होते हैं उससे एक्सपेंडिचर कुछ ज्यादा होते हैं जी। तो जो बजट घाटा का कारण बनता है जी। लेकिन हमको तो पैसा तो चाहिए जी, तो हम मार्केट से जो है सो बोरिंग करके शासन द्वारा उसको किया जाता है। अब ये जो है सो क्यों अलाउ किया गया है बजट घाटा को? चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए सरकार को ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है जी, और उसको रोड बनाने हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं, कैंसर हॉस्पिटल खोलना है, उसको आईटी खोलने हैं जी, उसको कॉलेज खोलने हैं जी। तो उसको पूरा करने के लिए भले ही उसको मार्केट से लोन लेना पड़ता है, लेकिन वो करके सरकार उसको जो है सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करती है जो विकास के रास्ते को प्रशस्त करती है जी। इसलिए सरकार बिना सोचे जहां तक उसको अलाउ किया जाता है उसके लिए कुछ अलग एक्ट बना हुआ है जिसको FRBM एक्ट बोलते हैं जी। तो उसका जो परमिसिबल लिमिट है जी, उस लिमिट तक वो लोन लेकर के अपने विकास के कामों को गति देती है सरकार जी। एक बात और है जहाँ साहब की बजट तो पेश होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो वित्तीय वर्ष है उसमें सरकार अलग अलग जो विधानसभा के सत्र होते हैं उसमें अनुपूरक मांगे भी लाती है जी, जिसको हम अनुपूरक बजट भी कभी कहते हैं। प्रथम अनुपूरक बजट, द्वितीय अनुपूरक मांग, तृतीय, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है जी? शुक्ला साहब शुरू में ही बताए कि अनुमानित आय और अनुमानित व्यय जी, ठीक है। और हम वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही इसका हम लगा लेते हैं, बजट फाइनल कर लिए रहते हैं जी। लेकिन जब वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है जी और मंथ निकलते जाते हैं जी, तो कई बार क्या होता है कि कुछ हेड्स में कई बार क्या होता है कि आपकी ऑफिस में स्टाफ बढ़ गए, चाहे आपका डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन हो गया, जैसे नए डिस्ट्रिक्ट अभी बने हैं जी, पहले SP ऑफिस या कोई नई योजना सरकार बीच में घोषित कर दी है जी, तो इसके लिए हमको पैसे कम पड़ जाते हैं जी, ज्यादा खर्च होगा, तो इसको आप सप्लीमेंट्री बजट से इसको लेते हैं जी। इससे सरकार इस का प्रोविजन किया हुआ है सप्लीमेंट्री बजट का जी। अगर हेड वाइज आपको जरूरत पड़ती है, यहाँ कम पड़ रहा है, डिमांड बढ़ गया है, तो उसको अगर आप सप्लीमेंट सरकार कर सकती है तो सप्लीमेंट करती है, इसलिए सप्लीमेंट्री बजट का प्रावधान किया जाता है। एक अंतिम सवाल कि ये तो आपने बात की, आपने पूरे बजट की प्रक्रिया बताई, कैसे उसकी तैयारी होती है, कि क्या उसके अंग होते हैं बजट के। एक आम आदमी जो है उसको कितना सरोकार रखना चाहिए बजट से, उसके लिए कितना महत्व रखता है ये? तो आम लोगों के परिवार की बात हम करें जी, तो निश्चित है कि जिस तरह से परिवार में फैमिली मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, सभी पे खर्च होता है जी।
और उसमें जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं उसका भी आय एक सीमित राशि में होता है। बिल्कुल। और व्यय की भी आवश्यकता होती रहती है जी। तो आम आदमी को भी अपने परिवार के लिए भी या अपने पर्सनल जीवन के लिए भी बजट पे ध्यान देना चाहिए। जी। आम लोग भी बजट व्यवस्था को समझकर जी अपनी आय व व्यय के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। जी। सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि हमको आय पे ध्यान दे करके फिर व्यय के बारे में सोचना चाहिए। अपने अर्निंग, अपने आय के अनुरूप अपने जीवन को व्यवस्थित करना है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को व्यवस्थित करना है, तो बजट पे वो जरूर ध्यान दे। जी। उसका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट काफी मजबूत हो सकता है। बजट एक बड़ी जटिल सी चीज नजर आती है जब हम उसको पढ़ते हैं, उसके आंकड़े, उसके अलग अलग जो तकनीकी शब्द हैं, लेकिन आपने बहुत आसान लफ्जों में हमारे श्रोताओं को बताया और अपने श्रोताओं की ओर से हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा समसामयिक विषयों पर आधारित यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।